कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस खास प्रोग्राम में कुछ पोल खुलेगी। जी हाँ, देखा जाए यहाँ पर तो शरद पवार अब वही सारे राज खोलते नजर आए हैं जो सालों से छुपे थे, यानी कि 2019 से। देखा जाए वो समय था जब यहाँ पर उद्धव ठाकरे को बीजेपी की तरफ से ऑफर मिला था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री रखते हैं, सरकार बनाते हैं, गठबंधन करते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे को पूरी तरीके से लालच था कि उन्हें ही सीएम बनना है, वो भी पूरे 5 साल। तो इसलिए उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। अब देखा जाए यहाँ पर तो शरद पवार कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहे जाते कि वो महाराष्ट्र के चाणक्य है। जिस तरीके से कहा जाता है कि भारत के और सरकारों के चाणक्य जो है वो अमित शाह है, तो उसी तरीके से शरद पवार को महाराष्ट्र का कहा जाता है। साफ तौर पे देखा जाए तो शरद पवार ने यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस से क्या बातें हुई थी, कब कब मुलाकातें हुई थी और किन बातों पर चर्चा हुई थी, क्या संदेश इधर से उधर भेजे गए थे, उन सब पर यहाँ पर शरद पवार इस बार खोलते यानी कि कहीं ना कहीं अपनी बातें खोलते हुए नजर आए। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन वो क्यों नहीं बन पाए, अब एकनाथ शिंदे कब तक रहेंगे, इन सारी चीजों पर उन्होंने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां भी की है। तो चलिए आपको इस खास प्रोग्राम में सुनाते हैं कि आखिरकार शरद पवार महाराष्ट्र में और क्या बड़ा खेला कर सकते हैं। क्या वो शिंदे की सरकार गिराने की ताकत रखते हैं या फिर उद्धव को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की। तो चलिए सुनाते हैं आपको ये पूरी। चलिए बताते हैं। बात नवंबर 2019 की सुबह 7 बजे की है। महाराष्ट्र के राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और किसी को इस बात की कानों-कान खबर नहीं हुई। शपथ लेने वालों में बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार शामिल थे। इस बड़े उलटफेर के बाद सभी को लगा कि एनसीपी ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि राजनीति के धुरंधर शरद पवार के एक इशारे से पूरी बाजी पलट सकती है। हाल ही में महाराष्ट्र बीजेपी के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस ने अपने एक बयान में खुलासा किया कि इस पूरे खेल की स्क्रिप्ट राजनीति के चाणक्य और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने लिखी थी। उन्होंने बताया कि साल 2019 में महाराष्ट्र में एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे अजित पवार की बगावत, उनका देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाना, खुद उप मुख्यमंत्री और फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना, फिर इस्तीफा देना और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना, सब कुछ स्क्रिप्टेड था। उनके इस बयान के साथ ही सूबे की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई। एनसीपी चीफ शरद पवार ने फडणवीस की इस दावे पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके भतीजे और एनसीपी के नेता अजित पवार के साथ सरकार बनाई थी। इसका फायदा ये हुआ कि इस फैसले से साल 2019 में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया। पवार का इस तरह का बयान देना राजनीतिक चतुराई से भरा है, लेकिन इससे एक बात तो जरूर समझ आती है कि उनको सब कुछ पता था। अब साल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 105 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस चुनाव के नतीजे 24 अक्टूबर 2019 को घोषित किए गए थे। वहीं बीजेपी के साथ गठबंधन में रही शिवसेना ने 56 सीट अपने नाम किया था। उस वक्त बीजेपी और शिवसेना की गठबंधन के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें थी, लेकिन इसके बाद भी दोनों संयोगित दलों के बीच मुख्यमंत्री का पद किसे मिलेगा, इस पर विवाद शुरू हो गया। इस विवाद के परिणाम स्वरूप शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए बातचीत शुरू कर दी। वहीं राज्य का सीएम कौन बनेगा, इस पर कोई नतीजा नहीं निकलने पर राज्यपाल ने चुनाव परिणाम आने के 19वें दिन राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी और केंद्र सरकार ने 12 नवंबर को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाने से वह कितना लंबा खिंच सकता है, इसे शरद पवार बखूबी समझते थे। इसलिए पवार ने कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की महाविकास अघाड़ी का गठन होने और इन तीनों के बीच सत्ता की शर्तें निर्धारित होने तक राष्ट्रपति शासन हटाने का ऐसा तरीका निकाला, इसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल शिवसेना से बात नहीं बन पाने पर बीजेपी ने भी विकल्प तलाशना शुरू कर दिया था। उस वक्त एनसीपी के अजित पवार ने दावा किया कि उनके साथ 40-50 विधायक और गठबंधन के लिए बीजेपी तुरंत तैयार हो गई। रात भर चक्र घूमे, अगली सुबह राष्ट्रपति शासन उठा लिया गया। अब राज्यपाल ने सुबह लगभग 7:30 बजे फडणवीस अजीत को शपथ दिलाते, लेकिन अजित पवार 15 विधायकों से ज्यादा नहीं जुटा पाए। परिणाम स्वरूप वह सरकार भी 80 घंटे में गिर गई और अजित पवार एक बार फिर अपने चाचा यानी शरद पवार के पास लौट आए। इस बीच शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर सत्ता में आने की बातचीत जारी रखी और शरद पवार ने घोषणा की
किया कि सबकी सहमति के साथ उद्धव ठाकरे को नई सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुन लिया है। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और राज्य के सीएम बन गए। बाद में साल 2022 में शिवसेना 2 भागों में बंट गई और बीजेपी के सहयोग से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री। अब सियासी गलियारे में शरद पवार को लेकर चर्चा रहती है कि जब उन्हें दिल्ली जाना होता है तो अहमदाबाद का टिकट कटाते हैं और कोलकाता की फ्लाइट पकड़ते हैं। आसान भाषा में समझे तो राजनीति में उनका अगला कदम क्या होगा, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में मराठा क्षत्र यहाँ पर शरद गोविंद राव पवार ऐसे नेता है जिन्होंने पिछले 50 साल से लगातार यहाँ की राजनीति में अपनी अहमियत बरकरार रखी है। एनसीपी के नेता शरद पवार की शख्सियत इतनी बड़ी है कि कहा जाता है कि महाराष्ट्र की पूरी राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो सत्ता में है या नहीं, पवार की पावर पॉलिटिक्स हर पार्टी समझती है। अब जब पवार ने हैरान कर दिया था सबको, तो उसके बारे में बता देते। सबसे पहली बात कि पीएम मोदी से मिले और उद्धव को समर्थन दे दिया। बात है साल 2019 की। महाराष्ट्र चुनाव के बाद शिवसेना ने बीजेपी से बगावत कर दी। किसी भी पार्टी के पास सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं थी। इस बीच शरद पवार दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मिले। सियासी अटकलें तेज हो गई कि एनसीपी और बीजेपी मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। केंद्र में भी एनसीपी बीजेपी की सहयोगी बन सकती है, मगर पवार तो पवार थे। मुलाकात के बाद बाहर आए पत्रकारों से कहा कि किसान के मुद्दे पर मिलने गया था। मैं सोनिया गांधी के साथ मिलकर शिवसेना को सपोर्ट करूंगा। शिवसेना को मुख्यमंत्री का पद मिलेगा। और पवार के बयान से दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी हलचल मच गई। दूसरी बड़ी बात, महाराष्ट्र में जब बचा ली बीजेपी की सरकार। बात है 2014 की। महाराष्ट्र चुनाव के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पार्टी को 122 सीटों पर जीत मिली, लेकिन सरकार बनाने से चूक गई। शिवसेना पहले से खफा थी और सरकार को समर्थन देने से इनकार कर दिया। बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस के नाम को आगे किया और सरकार बना ली। विश्वासमत से पहले शरद पवार ने बीजेपी को बाहर से समर्थन देने का ऐलान कर दिया। पवार की पार्टी के पास उस वक्त 41 सीटें थी। शरद पवार के इस दाव से शिवसेना उस वक्त बीजेपी से ज्यादा मोलभाव नहीं कर पाई। तीसरी बड़ी बात, अब उद्धव को भी नहीं समझ आ रहा पवार का दाव। मुख्यमंत्री बनने की चाहत में उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तो कर लिया, लेकिन पिछले 4 साल से महाराष्ट्र की सियासत काफी बदल गई। शिवसेना का विभाजन हो गया और उद्धव हाथ से पार्टी और सरकार दोनों जा चुकी थी। कोकर, ठाणे और मुंबई के करीब 56 सीटों पर शिवसेना और एनसीपी के बीच लड़ाई होती थी। अब उद्धव एनसीपी के साथ है। ऐसे में कितनी सीटें मिलेगी यह उद्धव को भी नहीं समझ आ रहा। दूसरी ओर बीएमसी का चुनाव भी है। उद्धव यहाँ भी मोलभाव की स्थिति में नहीं है। पवार ने एक त्याग वाले दाव से उद्धव चित हो चुके हैं। जब पीएम बनने से चूक गए थे पवार। बात है 1991 की। राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए बहुमत मिल चुका था। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। इसके बाद नामों को लेकर अटकलें तेज हो गई। कांग्रेस में उस वक्त 2 गुट सबसे ज्यादा हावी था, उत्तर भारत गुट और महाराष्ट्र गुट। उत्तर भारत गुट में नेता थे अर्जुन सिंह, शंकर दयाल शर्मा, मोतीलाल बोरा और अहमद पटेल। महाराष्ट्र गुट में यशवंत राव चौहान और विलास राव देशमुख और शरद पवार का नाम था। इसी बीच एक अंग्रेजी अखबार ने खबर छापी कि शरद पवार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। खबर छपते ही कांग्रेस का उत्तर भारत गुट सक्रिय हो गया। पहले शंकर दयाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन शर्मा प्रधानमंत्री बनने से खुद इनकार कर दिए। इसके बाद दक्षिण भारत से आने वाले पीवी नरसिम्हा राव के नाम का प्रस्ताव रखा गया। अब पवार इसी तरह रेस से बाहर हो गए, प्रधानमंत्री बनने से चूक गए। पिछले 50 साल से महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी धाक जमाए शरद पवार इसी राज्य में 3 बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। इसके अलावा मनमोहन सिंह की कैबिनेट में साल 2004 से 14 में वह कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। पवार केंद्र में रक्षा मंत्री रह चुके और यहाँ पर देखा जाए तो 27 साल की उम्र में वो विधायक भी बन चुके हैं। तो तमाम तरीके की जानकारियां यहाँ पर शरद पवार को लेकर, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि इस खास प्रोग्राम से आप लोग ये समझ पाए होंगे कि शरद पवार की राजनीति की रणनीति में कहीं ना कहीं बुरी तरीके से उद्धव ठाकरे फंसते हुए चले गए और अब उस चक्रव्यूह से निकलना कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और माना यही जा रहा है कि उद्धव ठाकरे का इस्तीफा कराने वाला भी कोई और नहीं, यहाँ पर शरद पवार थे और शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने वाला कोई और नहीं, शरद पवार ही थे। आप कितना राजी इस बात से कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी सी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।